नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और क्लासिक कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। ये कहानी न्याय और हमारे कर्मों के परिणामों के इर्द गिर्द घूमती है। कहने को तो ये एक पुरानी कथा है, लेकिन ये बहुत ही सरल और सटीक तरीके से समझाती है कि कैसे हमारे आज के काम ही हमारा कल तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो आधार है वो एक बहुत ही साधारण सी नियम पे टिका है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये सिर्फ कोई आम कहावत नहीं है। ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जो साफ बताता है कि हम आज जो बोएंगे कल वही काटेंगे। आइए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां एक बहुत ही बेमेल और असमान दोस्ती की शुरुआत होती है। रामनगर नाम के एक गांव में हमारी मुलाकात दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों से होती है। एक है राजा राम, एक बहुत ही गरीब लेकिन जरूरत से ज्यादा दयालु और मासूम सब्जी वाले। और दूसरी तरफ हैं भानु प्रताप, शहर के एक बहुत अमीर व्यापारी जो लालची है और जिनका एक ही उसूल है, बस अपना फायदा देखना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब देखिए भानु प्रताप की चालाकी। वो व्यापार के सिलसिले में अक्सर गांव आते थे और अपना खर्च बचाने के लिए उन्होंने राजा राम के छोटे से 2 कमरों वाले घर को जैसे कोई फ्री का होटल ही समझ लिया था। वो रात दर रात राजा राम की मेहमान नवाजी का फायदा उठाते रहे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस बेचारे गरीब परिवार पर इसका कितना भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लेकिन राजा राम की पत्नी कमला बहुत समझदार और प्रैक्टिकल थी। वो इस व्यापारी की चालाकी को तुरंत समझ गईं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। वो जानबूझकर हमारा घर चुनता है ताकि उसे कोई घाटा ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने राजा राम को एक बहुत अच्छी सलाह दी कि अपनी मेहनत की सब्जियां गांव के बजाय शहर जाकर बेचनी चाहिए। अब कहानी दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ती है, जहां राजा राम के सामने इस व्यापारी का एक बहुत ही कड़वा सचाने वाला है। जब राजा राम अपनी सब्जियां लेकर शहर पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि उनका पुराना मेहमान भानु प्रताप उनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन भानु प्रताप उन्हें पहचानने से ही साफ इनकार कर देता है। उसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा, मैं किसी भूखे नंगे भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। मेरा घर कोई खैरात खाना नहीं है। सोचिए राजाराम पर क्या बीती होगी। उस दयालु इंसान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। उसे ये दर्दनाक सच्चाई समझ आ जाती है कि उस अमीर व्यापारी ने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं था। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसी शहर में एक बिल्कुल अनजान लेकिन दयालु इंसान राजाराम की मदद करता है और उसे रात गुजारने के लिए जगह देता है। और यही साबित हो जाता है कि भानु प्रताप के बारे में कमला की चेतावनियां 100% सही थीं। कहानी का तीसरा हिस्सा काफी अंधकारमय है। यहाँ से लालच एक खौफनाक साजिश का रूप ले लेता है। एक दिन अचानक एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता है। नाव पलटने की एक दुर्घटना में पानी के तेज बहाव के बीच राजाराम और कमला की डूबकर मौत हो जाती है और उनका छोटा सा बेटा आकाश पूरी तरह से अनाथ और बेसहारा रह जाता है। अब भानु प्रताप का असली रंग देखिए। वो इस दुखद घटना को एक त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि उस बेचारे की जमीन हड़पने के एक सुनहरे मौके की तरह देखता है। वो एक बहुत ही शातिर और खौफनाक योजना बनाता है। पहले गांव वालों के सामने झूठा दुख जताना, फिर उस छोटे बच्चे को बहला-फुसलाकर शहर ले जाना, उसे जंगली जानवरों के बीच मरने के लिए छोड़ देना और अंत में अपना गोदाम बनाने के लिए उसकी जमीन पर पूरी तरह कब्जा कर लेना। और भानु की पत्नी रुक्मिणी की क्रूरता तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। वो उस अनाथ लड़के को एक दिन भी अपने घर में रखने से साफ मना कर देती है। आकाश से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए वो एक बेहद खौफनाक तरीका सुझाती है। इसके हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंक आइए। जंगली जानवर इसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कहानी के चौथे हिस्से में हमें यही देखने को मिलता है। उस घने और अंधेरे जंगल के बीच एक चमत्कार होता है। पेड़ से बंधे और मरने के लिए छोड़ दिए गए आकाश की चीख शिव प्रसाद नाम के एक बहुत ही अमीर और नेक इंसान के कानों तक पहुंचती हैं। शिव प्रसाद और उनकी पत्नी पार्वती की कोई अपनी संतान नहीं थी। वो तुरंत आकाश को बचा लेते हैं और बड़ी खुशी से उसे अपना बेटा मानकर गोद ले लेते हैं। इसके बाद कई साल तेजी से गुजर जाते हैं। एक नज़र इस सफ़र पर डालते हैं
जंगल में मरने के लिए छोड़ा गया वो डरा हुआ बच्चा अब शिव प्रसाद के घर में प्यार और समृद्धि के बीच पल भरकर एक समझदार और शिक्षित युवा बन चुका है। और फिर एक दिन वो अपनी जड़ों की तलाश में वापस अपने रामनगर गांव लौटता है। 5वें हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कर्म का पहिया घूमकर वापस वहीं आता है जहां से वो चला था। गांव वापस लौटने पर आकाश को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि भानु प्रताप ने उसके परिवार की उस छोटी सी जमीन पर कब्जा करके वहां अपना एक विशाल गोदाम खड़ा कर लिया है। आकाश ये बात अपने दत्तक पिता शिव प्रसाद को बताता है और इसके बाद उस लालची व्यापारी के गुरूर पर चोट करने की एक बहुत ही शानदार योजना बनाई जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को आप कैसे तोड़ेंगे जिसके लिए दुनिया में पैसा और अपना रुतबा ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही जगह चोट करनी होगी, है ना? इस सवाल का जवाब शिव प्रसाद की एक बहुत ही मास्टर क्लास और विडंबना से भरी योजना में छिपा था। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां साबित होता है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस योजना का ताना बाना देखिए। शिव प्रसाद की अपार संपत्ति और ऊंची हैसियत के लालच में भानु प्रताप पूरी तरह से अंधा हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही उतावलेपन में अपनी बेटी की शादी शिव प्रसाद के बेटे से करवा देता है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश है, वही अनाथ बच्चा जिसे उसमें कभी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। शादी के बाद जब आकाश अपनी पत्नी को अपनी असलियत और उसके पिता की खौफनाक अतीत के बारे में बताता है तो भानु प्रताप की पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। उसकी अपनी ही बेटी उसे एक खूनी मानकर उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती है। वो साफ साफ कह देती है, मैं अब कभी अपने पिता का मुंह नहीं देखूंगी, मेरी नज़र में वो एक खूनी है। कहानी का अंत एक बेहद कड़े आमने सामने के साथ होता है। आकाश जब भानु प्रताप को सारी सच्चाई बताता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है तो वो घमंडी व्यापारी पूरी तरह टूट जाता है। अपनी पत्नी रुक्मिणी के सामने वो खुद ये बात कबूल करता है कि उनके अपने लालच और बुरे कर्मों ने आज उनके ही परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उसने अपना सम्मान, अपनी बेटी, अपना परिवार, सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। इस पूरी चर्चा के अंत ने एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई सच में अपने कर्मों के परिणामों से बचकर भाग सकता है या कर्म का पहिया हमेशा पूरा घूमकर वापस आता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जिंदगी में अंततः वही फसल काटते हैं जिसके बीज हमने खुद बोए होते हैं।